1992 का साल, और एक ऐसा नाम जिसने रातों रात भारत के मिडिल क्लास को, आप कह सकते हैं, शेयर बाजार का एक सपना दिखाया। और फिर उतनी ही तेजी से उस सपने को एक बुरे ख्वाब में बदल दिया। हम बात कर रहे हैं हर्षद मेहता की, यानी दलाल स्ट्रीट के उस बिग बुल की, जिसकी कहानी ने भारत के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की नींव ही हिला दी थी। हाँ, और आज हमारे पास जो वीडियो स्टोरी बोर्ड है वो इसी कहानी की पूरी तस्वीर दिखाता है। आज हम सिर्फ घटनाओं को दोहराएंगे नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अकेला आदमी कैसे पूरे बैंकिंग सिस्टम को घुटनों पर ले आया। और सबसे जरूरी बात, इस एक घोटाले ने हमारे और आपके पैसे को आज ज्यादा सुरक्षित कैसे बना दिया। बिल्कुल। चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। हर्षद मेहता की शुरुआत किसी आलीशान बंगले से नहीं हुई थी, बल्कि मुंबई के कांदिवली के एक आम सी चाल से। हाँ, लेकिन कहते हैं कि उसकी नजर हमेशा अखबार के बिजनेस पेज पर रहती थी। तो ये सिर्फ एक शौक था या कुछ बड़ा करने की तैयारी चल रही थी? ये एक जुनून था। देखिए, जब वो दलाल स्ट्रीट पहुंचा तो वो बाकियों की तरह नहीं था। हमारे सोर्स बताते हैं कि वो बाजार को किसी वैज्ञानिक की तरह समझता था। मतलब हर कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर तक झांक लेता था। अच्छा। लेकिन जब वो पैसा लगाता था तो उसका अंदाज किसी जादूगर जैसा होता था। वो हवा में दांव नहीं खेलता था। वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेता था। हाँ, एक कैलकुलेटेड रिस्क, जो दूसरों को चमत्कार लगता था। और इसी के दम पर उसने अपनी कंपनी शुरू की, ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। नाम में ही कितना आत्मविश्वास है। हाँ, और उसने करके भी दिखाया। मैंने सुना है एसीसी सीमेंट का शेयर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। आप सोचिए, एक शेयर जो 200 रुपए का था वो कुछ ही महीनों में 9,000 रुपए का हो गया। 200 से 9,000? जी, ये सिर्फ एक स्टॉक की कीमत का बढ़ना नहीं था, ये हर्षद मेहता के नाम का जादू था। वो जो खरीदता पूरा बाजार उसके पीछे भागता। वो एक व्यक्ति नहीं, एक ट्रेंड सेटर बन गया था। मतलब एक आदमी के खरीदने से बाजार ऊपर चला जाता था। ये कैसे मुमकिन है? क्या बाकी लोग बस आंख बंद करके उसे फॉलो कर रहे थे? काफी हद तक हाँ। उस वक्त भारत उदारीकरण के दौर में कदम रख रहा था, तो लोगों में शेयर बाजार को लेकर एक नया जोश था, लेकिन समझ बहुत कम थी। और हर्षद उस जोश का चेहरा बन गया। बिल्कुल। जब उसकी वो 15 करोड़ की लेक्सिस कार की तस्वीर अखबारों में छपी तो लोगों को लगा कि अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। वो सिर्फ शेयर नहीं बेच रहा था, वो एक सपना बेच रहा था। ठीक है, उसका रुतबा, उसकी शानदार लाइफस्टाइल, ये सब तो समझ आता है, लेकिन सवाल वही है जो उस वक्त सबके दिमाग में था। आखिर ये सब पैसा आ कहां से रहा था? सही सवाल। कोई एक ब्रोकर हर रोज बाजार में सैकड़ों करोड़ों रुपए कैसे झोंक सकता है? और यहीं से इस कहानी का सबसे दिलचस्प और आप कह सकती हैं पेचीदा हिस्सा शुरू होता है। हर्षद ने कोई नया पैसा नहीं बनाया था। तो फिर उसने सिस्टम के अंदर मौजूद एक सुराख, एक लूप होल खोज निकाला था। एक ऐसा सुराख जो बैंकिंग सिस्टम के दिल में था और जिसका नाम था रेडी फॉरवर्ड डील्स। रेडी फॉरवर्ड डील्स, ये सुनने में काफी टेक्निकल लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? देखिए, बहुत आसान है। मान लीजिए एक बैंक को थोड़े समय के लिए, जैसे 15 दिनों के लिए पैसों की जरूरत है। ठीक है। तो वो दूसरे बैंक को अपनी सरकारी सिक्योरिटीज मतलब बॉन्ड्स बेचकर पैसा लेता है और 15 दिन बाद उन्हीं सिक्योरिटीज को थोड़ी ज्यादा कीमत पर वापस खरीदने का वादा करता है। ओके, तो ये बैंकों के बीच एक तरह का सुरक्षित लेन देन था। हाँ, बिल्कुल। और इसमें हर्षद मेहता का क्या रोल था? वो इस लेन देन में बिचौलिया था, एक मिडलमैन। अच्छा। उसका काम था बैंक ए से सिक्योरिटीज लेकर बैंक बी को देना और बैंक बी से चेक लेकर बैंक ए तक पहुंचाना। लेकिन हर्षद ने इसी सीधे से रास्ते में एक हेरफेर किया। क्या किया उसने? वो बैंक बी से चेक तो ले लेता था, लेकिन उसे बैंक ए तक पहुंचाने में 15 दिन का वक्त लगाता। और उन 15 दिनों के लिए वो पैसा कहाँ जाता था? सीधा शेयर बाजार में। बिल्कुल। लेकिन आप पूछेंगे कि बैंक ए को सिक्योरिटीज के बदले कुछ तो गारंटी चाहिए होगी। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर घोटाले का सबसे बड़ा हथियार सामने आया, फर्जी बैंक रिसीट्स यानी बीआरस। एक मिनट, फर्जी मतलब सिर्फ एक जाली कागज के दम पर देश के सबसे बड़े बैंकों से अरबों रुपए निकाले जा रहे थे? जी हाँ। ये तो सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। बैंकों के अपने कोई चेक बैलेंस नहीं थे क्या? यही तो इस घोटाले की सबसे हैरान करने वाली बात है। उस वक्त का सिस्टम काफी हद तक भरोसे पे चलता था। बीआर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था जो कहता था कि हाँ, हमारे पास सिक्योरिटीज हैं, और बैंक उस पर यकीन कर लेते थे। और हर्षद ने इसी भरोसे का फायदा उठाया। उसने बैंक ऑफ कराड़ जैसी छोटी संस्थाओं के साथ मिलकर फर्जी बीआर छापने शुरू कर दिए।
ये असल में सिर्फ कागज थे जिनके पीछे कोई सिक्योरिटीज नहीं थी। तो ये एक ऐसा गुब्बारा था जिसे बस फुलाया जा रहा था और उसकी हवा कभी भी निकल सकती थी। बिल्कुल। और जब इतना पैसा सिस्टम से निकलकर बाजार में लगेगा तो जाहिर है कि शेयर आसमान छुएंगे ही। हाँ, जो तेजी दिख रही थी वो असली डिमांड सप्लाई की नहीं बल्कि चोरी के पैसे की थी। ये एक दुष्चक्र बन चुका था। हाँ, बाजार को ऊपर रखने के लिए उसे और पैसे की जरूरत पड़ती और पैसा निकालने के लिए उसे और फर्जी बीआरस बनाने पड़ते। वो खुद अपने ही बनाए जाल में फंसता जा रहा था। बस एक सुई चुभ होने की देर थी। और वो सुई चुभ हुई एक पत्रकार ने, सुचेता दलाल। जी उन्हें शक हुआ कि बाजार में जो हो रहा है वो सामान्य नहीं है। हाँ, उनका सवाल बहुत सीधा था, एक ब्रोकर के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। उन्होंने पैसे का पीछा करना शुरू किया। सोर्स बताते हैं कि वो घंटों आरबीआई के पब्लिक रिकॉर्ड्स में बैठी रहती थी, बैंकों के चक्कर काटती थी। मतलब पूरी तह तक गई वो। हाँ, और धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि ये खेल शेयर बाजार का नहीं बल्कि बैंकिंग सिस्टम का है। उन्हें बीआरएस की कड़ी मिल गई। और फिर आया वो दिन, 23 अप्रैल 1992। टाइम्स ऑफ इंडिया की वो हेडलाइन जिसने सब कुछ बदल दिया, द ग्रेट हर्षद मेहता स्कैम। उस एक खबर ने पूरे देश में भूचाल ला दिया। भूचाल शायद छोटा शब्द है। हाँ, खबर बाहर आते ही मानो एक स्विच बंद हो गया। जिन लोगों को कल तक हर्षद मेहता मसीहा लगता था, उन्हें समझ आ गया कि उनके साथ धोखा हुआ है। बाजार में ऐसी भगदड़ मची जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सेंसेक्स 40% तक गिर गया। 40% से भी ज्यादा। मैं उस मंजर की कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूँ। दलाल स्ट्रीट पर क्या माहौल रहा होगा। जहां कल तक जश्न था वहां मातम पसर गया होगा। वो सिर्फ सेंसेक्स का गिरना नहीं था, वो हजारों लाखों छोटे निवेशकों के सपनों का टूटना था। लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपने बच्चों की शादी के पैसे, सब कुछ हर्षद के भरोसे पर लगा दिया था। और सब डूब गया। उनकी आंखों के सामने वो पैसा जीरो हो रहा था। ब्रोकर सेल सेल चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई खरीदार नहीं था। और इसके तुरंत बाद सीबीआई हरकत में आई और बिग बुल को गिरफ्तार कर लिया गया। हर्षद की कहानी तो गिरफ्तारी और फिर 2001 में जेल में उसकी मौत के साथ खत्म हो गई, लेकिन एक पूरा सिस्टम तबाह हो गया था। भरोसे की धज्जियां उड़ गई थी। यहां से वापसी कैसे हुई? क्या किया गया कि लोग दोबारा बाजार पर भरोसा कर सकें? ये इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये घोटाला भारतीय फाइनेंस के लिए एक वेकअप कॉल था। इसने सिस्टम की उन सारी खामियों को नंगा कर दिया जिन्हें अनदेखा किया जा रहा था। अच्छा। और इसके बाद जो सुधार हुए, उन्होंने बाजार की शक्ल हमेशा के लिए बदल दी। जैसे कि क्या बड़े बदलाव हुए? 3 सबसे बड़े बदलाव हुए। पहला, सेबी, जो अब तक सिर्फ नाम का रेगुलेटर था, उसे असली शक्तियां दी गईं। उसका काम था बाजार पर नजर रखना और निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाना। ठीक है। दूसरा, ब्रोकरों के चिल्लाने वाला जो ओपन आउटक्राई सिस्टम था, वो बंद हुआ और एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया। हाँ, सारा काम कंप्यूटर पर पूरी पारदर्शिता के साथ होने लगा। इससे हेरफेर की गुंजाइश लगभग खत्म हो गई। और तीसरा बदलाव शायद उन फर्जी कागजों से जुड़ा होगा। बिल्कुल, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट का दौर खत्म किया गया और डीमैट अकाउंट्स की शुरुआत हुई। अब सारे शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाने लगे, जिन्हें जाली बनाना नामुमकिन था। नामुमकिन। और बैंकिंग नियमों को भी बहुत सख्त कर दिया गया। संक्षेप में कहें तो आज हम और आप जो सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन ट्रेडिंग कर पाते हैं, उसकी नींव कहीं ना कहीं इसी घोटाले के बाद रखी गई थी। तो ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो चाल से निकलकर दलाल स्ट्रीट का बादशाह बना, लेकिन सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर अर्श से फर्श पर आ गिरा। उसकी कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन उसकी वजह से हुए बदलाव आज भी हमारे साथ है। हाँ, लेकिन इस कहानी की एक और विरासत भी है जो थोड़ी स्याह है। क्या? इस घोटाले ने सिस्टम को मजबूत तो किया, लेकिन इसका एक अनपेक्षित परिणाम भी हुआ है। इसने रिटेल निवेशकों की एक पूरी पीढ़ी के मन में शेयर बाजार को सट्टा बाजार के तौर पर स्थापित कर दिया। हाँ, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ धोखा होता है। उस डर से बाहर निकलने में भारतीय बाजार को कई साल लग गए। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। तो हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के लालच ने पूरे देश के निवेश करने के तरीके को और उस पर भरोसे को दशकों तक प्रभावित किया। बिल्कुल। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या? कि हर बड़े और जरूरी बदलाव के लिए क्या वाकई एक बड़े संकट या घोटाले की जरूरत पड़ती है? हमने 1992 के सिस्टम के सुराख तो भर दिए, पर क्या आज के डिजिटल युग में, जहां एल्गोरिथम और हाई स्पीड ट्रेडिंग का बोलबाला है,